कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम लोग एक नए अध्याय के साथ यहां मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का छठा चैप्टर और बायोलॉजी, जीव विज्ञान का प्रथम चैप्टर, जीव विज्ञान का प्रथम अध्याय और कक्षा 10 का छठा चैप्टर, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है जैव प्रक्रम। जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? जैव प्रक्रम, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? क्या नाम है चैप्टर का? जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। क्या कहते हैं? वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, मतलब जीव को बचाने का काम करते हैं, उसे हम कहते हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम के प्रकार देखते हैं। जैव प्रक्रम में क्या क्या आते हैं? जैसे जैव प्रक्रम में क्या आते हैं? जैसे पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन। पोषण मतलब पालन पोषण, श्वसन मतलब श्वास लेना, और वहन शरीर में भोजन का पदार्थों का गति वहन, उत्सर्जन मल त्याग, मूत्र त्याग, उत्सर्जन कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं ना है? आगे देखते हैं। पोषण, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है पोषण। तो पोषण क्या है? पोषण भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण, शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। क्या हुआ? भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा उसका अनुरक्षण क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर जीवों को कितने वर्ग में बांटा गया है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोषण के आधार पर जीवों को कितने वर्ग में बांटा गया है? तो इसका आंसर होगा 2। कितने वर्ग में बांटा गया है? 2। तो आइए देखते हैं कौन कौन वर्ग है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से वर्ग है। तो पोषण के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला वर्ग है स्वपोषी पोषण और दूसरा वर्ग है विषमपोषी। स्वपोषी मतलब नाम से ही पता चल रहा है जिसका पोषण स्वयं से होता है, और विषमपोषी मतलब जो दूसरे पर आश्रित रहते हैं। तो उसी को मैंने यहां लिखा, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण की उपस्थिति सरल अजैव पदार्थों जैसे CO2, पानी, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जो स्वपोषी पोषण होता है उसमें भोजन जीव स्वयं बनाते हैं। जैसे हरे पौधे, जितने भी प्रकार के पौधे आ गए उनमें से अधिकांश पौधे स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। और उसी का ठीक उल्टा जो दूसरे पर आश्रित रहते हैं, कहने का मतलब है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। तो आप कहिएगा भैया हम तो अपना भोजन मम्मी बनाती है, मैं हम लोग का भोजन, लेकिन बाबू हम कहेंगे भोजन मम्मी बनाती है, ना कि मम्मी खुद भोजन है। कहने का मतलब है पेड़ पौधे स्वयं से भोजन बनाते हैं, तो उनका जो आवश्यक घटक है वो है CO2, पानी, सूर्य। लेकिन विषमपोषी में हम किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं। वो हो सकता है पेड़ पौधे, अंडा खाने का मन किया तो मुर्गी, मांस खाने का मन किया तो बकरी, बकरा, और जिसे क्या कहते हैं मछली। तो ये सब विषमपोषी में आते हैं। विषमपोषी मतलब हम दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं। तो आइए देखते हैं। तो इस मैंने क्या लिखा? पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर रहता है। क्या होगा? अन्य जीव पर, दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, जैसे मानव, जानवर इत्यादि। कोई दिक्कत? अब आगे देखते हैं स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण में हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं में होता है। स्वपोषी पोषण किस में होता है? तो हरे पौधे। किस में होता है? हरे पौधे और कुछ जीवाणु, ऐसे जीवाणु जो क्या कर सकते हैं? जो कर सकते हैं प्रकाश संश्लेषण, जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है? स्वपोषी पोषण। तो भैया अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है?
आप लोग को सोच रहे होंगे, तो इसका भी आंसर मैंने बता देता हूं। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम जिसमें जीव स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों का ऊर्जा संरक्षित रूप से परावर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड जल के रूप के लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परावर्तित कर दिए जाते हैं। कहने का मतलब है स्वपोषी पोषण में प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जो स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थ से ऊर्जा संचित करते हैं, ऊर्जा जमा करते हैं। तो इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जल H2O, क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश। तो इससे क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 जल H2O और ऑक्सीजन गैस बनता है। कोई दिक्कत? अब आगे देखते हैं। तो आगे मैंने लिखा है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्रियां। तो ये 2025-26 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हाईलाइट कर देता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्रियां क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्रियां है सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। क्या है? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड जो स्थलीय पौधे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, और जल अस्थायी पौधे जड़ों की मिट्टी द्वारा अवशोषण करते हैं। कोई दिक्कत? अब आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी घटनाएं घटती है? तो इसको मैंने लिखा क्लोरोफिल द्वारा ऊर्जा का अवशोषण होना, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में उपचयन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं टिक लगा देता हूं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। रंध्र, रंध्र किसे कहते हैं? तो रंध्र मतलब होता है छिद्र, छिद्र जो पत्तों के छोटे छोटे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। यहां मैंने लिखा है पत्ती की सतह से जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं? अब आगे देखते हैं रंध्र के प्रमुख कार्य। जो रंध्र है उसका क्या प्रमुख कार्य है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों से होता है। तो जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो जो गैसों का आदान प्रदान पौधों के अंदर होता है वो रंध्रों के छोटे छिद्रों से होता है। कोई दिक्कत है? अब आगे देखते हैं। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में, वाष्पोत्सर्जन मतलब होता है जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकलना। वाष्पोत्सर्जन मतलब होता है जल का वाष्प के द्वारा निकलना, जिसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो ये कैसी क्रिया है? यह जल हानि की क्रिया। यहां चित्र देख लीजिए, रंध्र है, रंध्र, छिद्र, द्वार कोशिका, अधिचर्म कोशिका और सहायक कोशिका चित्र में बताया गया है। तो चित्र, रंध्र चित्र की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते और बंद होते हैं। देख रहे, खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है। मतलब गैस का आदान प्रदान होता है तो खुलता है, बंद होता है, खुलता है, बंद होता है। विसरण की क्रिया द्वारा होता है। इसको क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें वाष्प बाहर निकल रहा है। अब आगे देखते हैं विषम पोषी पोषण। हम लोग अभी जितना भी चीज पढ़े, जितनी भी बातें बताई मैंने, वह सब किसके लिए था? वह था स्वपोषी पोषण के लिए। लेकिन अब जो हम देखेंगे, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण क्या होता है? तो विषम पोषी पोषण 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राणी संभोजी पोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। तो प्राणी संभोजी पोषण मतलब होता है जिसमें हम पूरा निगल जीते हैं, भोज्य पदार्थों का अंतःकरण पूरा करते हैं। मृतजीवी में उसके शरीर में सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, और परजीवी में बाहर शरीर के अंदर या बाहर रखकर उनको बिना मारे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो चलिए, मैंने उसको लिखा है यहाँ नोट्स के रूप में। तो देखिए, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतःग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। पाचन शरीर के अंदर होता है, जैसे कि मनुष्य, बाघ, शेर, कोशिका, अमीबा। फिर इसमें संपूर्ण भोज्य पदार्थ, जैसे हम चावल खाते हैं तो पूरा खा लेते हैं ना, कि उसको खा के उलट देते हैं? नहीं ना जी, खा लेते हैं। तो इसे क्या कहेंगे? हम लोग किस पोषण में के तहत भोजन करते हैं? प्राणी संभोजी पोषण।
प्राणी संपोषण या प्राणी समभोजी पोषण। और मृतजीवी पोषण क्या होता है? तो मृतजीवी पोषण अपना भोजन मृतजीवी के शरीर में वह सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ जैसे ह्यूमस, फफूंदी, कवक, जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ है जिसमें जोक भी आ सकता है। अब आगे देखते हैं, परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे अपना पोषण प्राप्त करते, जैसे अमरबेल, जू, फीता कृमि। कहने का मतलब शरीर के अंदर रहेंगे या बाहर, लेकिन वह व्यक्ति या जो से भोजन करेंगे उसको नहीं मारेंगे, तो इसे क्या कहेंगे? परजीवी पोषण। तो परजीवी पोषण में क्या आएगा? अमरबेल। अमरबेल किस पोषण में आएगा? यह बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो अमरबेल किस पोषण में सम्मिलित है? अमरबेल अपना भोजन किस पोषण के तहत करता है? तो परजीवी पोषण। और जू, जू मतलब आता है ढीला, लिखा, समझते हैं ना, जो बाल में हो जाता है, जो रहता है झुतरी लोग से उसका बाल में हो जाता है। फीता कृमि जो खाता है बहुत कुरकुरे और मिक्सचर, उसका पेट में हो जाता है जोक, उसको हम लोग बोलते हैं फीता कृमि। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं, अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण, तो ये जो चित्र दिख रहा है ये अमीबा का है। तो ये अमीबा का केंद्रक, ये खाद्य कण, तो ये कैसे पोषण करता है उसको देखिए। अमीबा भोजन अपने पद्मार्ध की सहायता से घेर लेता है। तो ये भोजन इसका पद्मार्ध है, देख रहे हैं चित्र 2 में, इसका पद्मार्ध से घेर लिया है। उसके बाद खाद्य रिक्तिका से जटिल पदार्थ विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। तो ये खाद्य रिक्तिका है, ये जो है ये खाद्य रिक्तिका है, ये खाद्य रिक्तिका है। खाद्य रिक्तिका से उसको क्या करता है? छोटे छोटे भागों में बांटता है और अंत में भोजन का पाचन हो जाता है। फिर पैरामेशियम में पोषण, तो पैरामेशियम एक प्रकार का कोशिकीय जीव है। तो पैरामेशियम में पक्षमाभ या कोशिका की पूरी सतह भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है, सतह को ढक लेते हैं, इसको कहते हैं पैरामेशियम में पोषण। अब मनुष्य में पोषण पढ़े, हम लोग जितने भी बातें अभी पढ़े वो हम लोग पढ़े, जितने भी हम लोग बातें पढ़े वो हम लोग अभी अमीबा कोशिका के बारे में पढ़े, लेकिन अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं मनुष्य में पोषण। तो चलिए भैया, चलिए सर, देखते हैं मनुष्य में पोषण कैसे होता है। तो मनुष्य में पोषण अंतःग्रहण, अंतःग्रहण, तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो अंतःग्रहण, मतलब भोजन को ग्रहण करना, अंदर ग्रहण करना। पाचन, भोजन का पाचन। अवशोषण, भोजन का अवशोषण। स्ववर्गीकरण और बहिक्षेपण, बहिक्षेपण मतलब मल त्याग करना और भोजन के अपशिष्ट पदार्थों या हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देना। कोई दिक्कत? अब आगे देखते हैं, आहार नाल मुंह से गुदा तक विस्तृत एक लंबी नली है। जो आहार नाल है मुंह से गुदा तक क्या है? विस्तृत लंबी नली है। तो अब मुंह में क्या है? मुंह में है दांत, जिह्वा और लार ग्रंथि है। तो ये इनका क्या काम है? तो भोजन का अंतःग्रहण करना, भोजन को चबाना, दांत से भोजन चबता है, भोजन को लार के साथ पूरी तरह से मिलाना जीव का काम है। जीव क्या करता है? तो भोजन को पूरी तरह से लार के साथ मिलाता है। उसके बाद लार ग्रंथि, लार ग्रंथि से निकलने वाला लार रस या लार कहते हैं स्ट्रोच लार एमाइलेस एंजाइम को माल्टोज का सक्राम बदलता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं भोजन। भोजन ग्रासिका, जिससे भोजन होकर मुंह पेट तक जाता है, अमाशय तक जाता है। भोजन से अमाशय तक भोजन ग्रासिका क्रमांकुंचन गति करती है के द्वारा ले जाया जाता है। ग्रासिका की मांसपेशियों का संकुंचन, स्थिलन। कोई दिक्कत नहीं, देखिए यहाँ चित्र में बता देते हैं। हम लोग कोई भी भोजन करते हैं, देखिए 1 मिनट चित्र देखिए, कोई भी हम लोग यहाँ खाएं चावल, चलो भात खाएं, हम लोग भात खाएं मतलब चावल खाएं, उसके बाद यहाँ से जाएगा हम लोग मुंह में इसको जीव लार के साथ मिलाएगी और ग्रास नलिका होते हुए कहाँ जाएगा? यह अमाशय में जाएगा। अमाशय में होता है HCl, HCl जिसका क्या होता है? पीएच मान 2.4 टू 1.2 होता है HCl का पीएच मान। तो 1.2 जो क्षार को अम्लीय में बदलता है, टाइलिन को निष्क्रिय करता है और जो दूध को रेनिन में बदलता है। तो उसके बाद ये पितृ समझ, ये चित्र भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिए। फिर गुदा द्वार से छोटी आंत बड़ी आंत से छोटी आंत में होते हुए इम्यूनो अम्ल में बदलते बदलते ये गुदा द्वार से बाहर मल के रूप में निकल जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? चित्र बना रहा हूं मैं, समझ जाइए, इसे ये कहते हैं। चलिए आगे। अब अमाशय में भोजन का पाचन। तो अमाशय में जठर ग्रंथियां, जिसमें क्या होता है? पेप्सिन निकलता है, हाइड्रोलिक अम्ल निकलता है और श्लेष्मा निकलता है। श्लेष्मा क्या है? श्लेष्मा एक परत है जो
HCl के प्रभाव से हमारे पेट की रक्षा करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो पेप्सिन पाचन एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करता है। क्या है? पाचक एंजाइम जो प्रोटीन का पाचन करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो कि पेप्सिन की सहायता से क्रिया में सहायक होता है। और श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है, जो मैंने अभी बताया। अब आगे देखते हैं। क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत। क्षुद्रांत का मतलब होता है छोटी आंत। तो इसमें आंतों का रस होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज, वसा अम्ल या ग्लिसरॉल और प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परावर्तित करता है। और यकृत तथा अग्न्याशय से स्रावन प्राप्त करते ही यकृत से निकलने वाला पीतरस, वसा बड़ी इम्लीकरण छोटी गोलिकाएं और अमाशय से निकलने वाला अग्न्याशिक रस एमिनोलेस टिप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम। जैसे प्रोटीन का पाचन टिप्सिन से पेप्टोन्स में बदलता है, वसा लाइपेज से वसा अम्ल में बदलता है और स्ट्रॉज एमिलेज से ग्लूकोज में बदलता है। अब दीर्घरोम अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देता है। दीर्घरोम क्या करता है? दीर्घरोम अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देता है। अब आगे देखते हैं। वृद्धांत मतलब बड़ी आंत। तो यह जल का अवशोषण कर वाज्य पदार्थों गुदा द्वार से शरीर का बाहर निकाल देता है। जल का अवशोषण करता है वाज्य पदार्थ, जो हानिकारक पदार्थ है उसको गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल देता है वृद्धांत। तो ऐसे हमारा भोजन का पाचन होता है। अब आगे देखते हैं। आगे श्वसन। श्वसन क्या है? तो आप लोग बोलिएगा नॉर्मल भाषा में श्वसन, हम लोग सांस लेते हैं उसको श्वसन कहते हैं, पर उसको हम लोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं सांस लेना। और श्वसन का मतलब होता है, श्वसन का मतलब होता है, मैंने यहां लिखा, पोषण का वह प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्रियों का उपयोग कोशिकाओं में होता है जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन का विखंडन कोशिकीय श्वसन कहलाता है। तो जैसे हम लोग श्वसन का मतलब क्या है? तो जैसे हम लोग भोजन करते हैं और वह भोजन जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त करती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में जो भोजन का विखंडन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा उत्पादन होता है, उसे क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं। तो यहां देखिए ग्लूकोज C6H6 कोशिका द्रव्य दिए तो पायरुवेट ऊर्जा मिला। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल और ऊर्जा जैसे ईस्ट किण्वन में होता है। और ऑक्सीजन का अथवा लैक्टिक अम्ल ऊर्जा हमारी पेशियों में होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहने का मतलब जहां ऑक्सीजन उपस्थित होता है उसे हम कहते हैं, ऑक्सीजन उपस्थित होता है उसे कहते हैं हम ऑक्सीश्वसन। ऑक्सीजन का अभाव रहता है उसे हम कुछ नहीं कहते, और ऑक्सीजन का अनुपस्थिति रहता है उसे कहते हैं अनऑक्सीश्वसन। इसमें ऊर्जा उत्पन्न होता है, इसमें ऊर्जा उत्पन्न होता है लेकिन कम। यह ईस्ट किण्वन में होता है, जैसे ईस्ट और किण्वन में होता है, किण्वन विधि द्वारा ईस्ट में होता है। यह हमारी पेशी कोशिकाओं में होती है। लैक्टिक अम्ल बनता है जिसके कारण जब हम लोग कोई भी भारी भरकम मसल्स वाला काम करता है, मांसपेशी वाला काम करते हैं, तो वहां हमारा लैक्टिक अम्ल बनने के कारण हमारे जोड़ों में दर्द होने लगता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। श्वसन। तो श्वसन दो प्रकार के होते हैं, एक वायवीय श्वसन मैंने बताया और एक अवायवीय। वायवीय कहते हैं ऑक्सी और इसको कहते हैं अनऑक्सी श्वसन। तो इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी से ऊर्जा मुक्त होती है। यह कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहां होता है? यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपका। वायवीय श्वसन कहां होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऊर्जा कितनी उत्पन्न होती है? तो 36 एटीपी। ऊर्जा कितनी? 36 एटीपी मानव में होता है। अब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है अवायवीय श्वसन। ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है जिसमें एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। यह केवल कोशिका द्रव्य में होता है। यह कहां होता है? यह केवल कोशिका द्रव्य में होता है। कम ऊर्जा उत्पन्न करती है, केवल 2 एटीपी, और इसमें 36 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होता है। इसमें केवल 2 एटीपी। कहां होता है? ईस्ट में। यह कहां होता है? ईस्ट में। कोई दिक्कत? ये दोनों के बीच अंतर लिखने के लिए आ सकता है, तो इसको ध्यान देंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग।
मानव श्वसन तंत्र। तो मानव श्वसन तंत्र में क्या होता है? नासाहार मतलब होते, एक मिनट, मानव श्वसन तंत्र मतलब नासाहार। तो ना इसको भी हटाओ। तो इसके द्वारा, नासाहार मतलब नाक के द्वारा, ग्रासनी से जाता है हुए, कंठ से जाते हुए, श्वसन नाली से जाते हुए, श्वसनी, फुसफुस, कुपिका कोश और रुधिर वाहिका से ये हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। जो चित्र देख रहे हैं हम, ये है कुपिका, ये कुपिका है, ये हमारा डायोफ्राम जिसे मध्य पेट कहते हैं, पसली, फुसफुस, उपस्थित विलय, श्वसन नली, और ये जो दिख रहा है आपको, ये है हमारा कोशिका कोश। कोई दिक्कत? अब आगे देखते हैं मानव श्वसन क्रिया। एक होता है अंतः श्वसन, एक होता है उच्च श्वसन। तो अंतः श्वसन के दौरान क्या होता है वो देखते हैं। वृक्षीय गुहा फैलती है, वृक्षीय गुहा फैलती है, पसलियों में संलग्न पेशियां सिकुड़ती है, वक्ष के ऊपर बाहर और गति करता है, गुहा में वायु का दाब कम होता है और वायु फेफड़ों में भरती है। और उच्च श्वसन में वृक्षीय गुहा अपने, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए देख लीजिए। फिर वक्ष अपने स्थान में वापस आ जाता है, गुहा में वायु का दाब बढ़ता है और वायु कार्बन डाइऑक्साइड के फेफड़ों से बाहर हो जाती है। अब आगे देखते हैं अंतः श्वसन। सांस द्वारा वायुमंडल के गैसों को अंदर ले जाना क्या कहलाता है? अंतः श्वसन। अंतः श्वसन किसे कहते हैं? सांस द्वारा वायुमंडल से गैसों को अंदर ले जाना अंतः श्वसन कहलाता है। और उच्च श्वसन फेफड़ों से वायु या गैसों को बाहर निकाल। उच्च श्वसन मतलब गैस, ऑक्सीजन लिए या जो भी हम लिए, हम लोग श्वास लिए उसको बाहर निकाल दिए, उसको उच्च श्वसन। और अंतः श्वसन जब हम सांस लेते हैं उसको हम अंतः श्वसन के। और स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो जल जीव में रहते हुए विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। स्थलीय जीव क्या करते हैं? श्वसन के लिए वायुमंडल के ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। और जो जीव जल में रहते हैं वो श्वसन के लिए विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। कोई दिक्कत? अब पढ़ते हैं कुपिका, रक्त व उत्तकों के बीच गैसों का आदान प्रदान। तो कुपिका, रक्त व उत्तकों के बीच गैसों का आदान प्रदान। तो वायु O2 से समृद्ध कुपिका रक्त वाहिका O2 और आरबीसी में हीमोग्लोबिन के साथ हीमोग्लोबिन ऑक्साइड बनाती है। और फिर आगे देखिए, फिर धमनी द्वारा O2 उत्तक में पहुंचती है, धमनी द्वारा उत्तक में पहुंचती है और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण उत्तक में होता है। फिर CO2 का उत्पादन होता है। और CO2 उत्तक में जब होता है तो क्या होता है? CO2 रक्त में मिलती है, रक्त विसरण की प्रक्रिया से रक्त वाहिका द्वारा कोशिका, उसके बाद CO2 कोशिका कोश में विसरण प्रक्रिया द्वारा करती है और CO2 का मोचन मतलब नासा द्वार से विसरण द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये श्वास लेने का एक प्रक्रिया है। फिर हम लोग पढ़ते हैं संवहन। संवहन मतलब होता है, संवहन मतलब क्या होता है? नाम ही से पता चल रहा है, गति। मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व आवश्यक पदार्थों का नियंत्रण आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन तंत्र कहलाता है। संवहन तंत्र किसे कहते हैं? मनुष्यों में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की नियंत्रण आपूर्ति करने वाले तंत्र को संवहन तंत्र कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, संवहन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं मानव संवहन तंत्र के मुख्य अवयव इस प्रकार है। तो संवहन तंत्र क्या है? हृदय, रक्त नलिकाएं, धमनी व शिरा, वहन मध्य, रक्त व लासिका। तो रक्त क्या है? तो रक्त को पढ़ते हैं। तो रक्त ठोस अविलय है, द्रवीय अविलय है। तो ठोस अविलय रक्त दो प्रकार का होता है, एक ठोस होता है, एक द्रव होता है। जो द्रव होता है उसको कहते हैं प्लाज्मा, जिसमें 90% जल होता है, पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। और जो ठोस होता है उसे कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, मतलब आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। और प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स क्या करती है? खून का थक्का जमने में मदद करती है। और हीमोग्लोबिन रक्त को लाल रंग देता है और जो श्वेत रक्त शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक है। अब रक्त वाहिका, धमनी और शिरा पढ़ते। तो धमनी क्या है? ऑक्सीजन रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। अपवाद फुसफुस धमनी, इसे क्या कहते हैं? धमनी। जो शुद्ध ऑक्सीजन जनित रक्त का संवहन करती है उसे धमनी कहते हैं। और जो अशुद्ध
रक्त का संवहन करती है और हृदय में वापस लाती है, उसे कहते हैं फुसफुस शिरा। धमनी की मोटी व अधिक लचीली होती है, धमनी मोटी व अधिक लचीली होती है। शिरा की भित्ति कम मोटी व कम लचीली होती है। वल्लव नहीं होते, वल्लव होते हैं, ये सतही नहीं होती, उत्तकों के नीचे पाई जाती है, ये सतही होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये रहा चित्र। तो फुसफुस फेफड़ा में शिरा ऑक्सीजन देती, बाया निलय और बाया अलिंद, दाया अलिंद और दाया निलय से ऑक्सीजन हमारे शरीर के महाशिरा से होते हुए शरीर के अंग और प्रमुख महाधमनी में पहुंच जाते हैं। यह क्रिया अनैच्छिक है। यह कैसी क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया है। उसके बाद आगे देखते हैं। मानव हृदय एक पंप की तरह होता है जो सारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है। क्या होता है? पंप। पंप देखिए, पेट्रोल पंप नहीं जी, पेट्रोल पंप नहीं, पंप मतलब होता है पंप। तो पंप की तरह होता है, पंप, हैंड पंप, जो मानव शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है, रुधिर को शुद्ध करने का काम करता है। फिर अलिंद। अलिंद की अपेक्षा निलय की पेशियां मोटी होती है, मैंने पहले बताया, क्योंकि निलय पूरे शरीर में अधिक रक्तचाप से रुधिर भोजन बनाता है। अब आगे देखते हैं। यह हृदय का चित्र देख लीजिए आप लोग। यह है हृदय का चित्र। कोई दिक्कत? हृदय का चित्र नोट कर लेंगे। अब आगे देखते हैं। लेसिका। लेसिका क्या है? एक तरल उत्तक है। लेसिका क्या है? लेसिका एक तरल उत्तक है जो रुधिर की तरह, प्लाज्मा की तरह होती है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है। यह बात ध्यान रखिएगा। लेसिका भी तरल उत्तक है, तरल उत्तक है, परंतु इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होता है। अब हम लोग अभी पढ़े मानव का पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पादप में परिवहन। अरे भाई, पादप में परिवहन कैसे होता है? मानव तो भोजन ग्रहण करता है, उसमें इतने अंग पाए जाते, पर पादप में ये कैसे होता है? तो पादप के परिवहन के दो संरचना है। एक होता है जाइलम जो जल का वहन करता है, और एक होता है फ्लोएम जो खाद्य फल का वहन करता है। तो इसी को देखते हैं। जाइलम। जाइलम क्या है? मैंने यहां लिखा जाइलम पादप तंत्र का एक अवयव है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण उत्पादों को पौधों के अन्य भागों तक वहन करता है, और जड़ व मृदा के मध्य आयन सांद्रण के चलते मृदा के जड़ों में प्रवेश कर जाता है तथा इसी के साथ जल स्तंभन निर्माण करता है जो जल को लगातार ऊपर की ओर धकेलता है। यही दाब जल को ऊंचे वृक्षों के विभिन्न भाग तक पहुंचता है। यही जल पादप के विलय भागों को वाष्प के रूप में वातावरण में विलीन हो जाता है। प्रक्रम वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन क्या कहलाता है? जो वाष्प पेड़ पौधों से निकलकर वातावरण में मिल जाता है उसे क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब इस प्रकार प्रक्रम द्वारा पौधों के निम्न रूप में सहायता मिलती है। तो जाइलम का क्या कार्य है उसको देख लेते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जल के अवशोषण एवं जड़ की पत्तियों तक जल के विलय, खनिज लवणों को ऊपरी मुखी गति में सहायक। तो जाइलम का सबसे बड़ा कार्य है जल का परिवहन, जल का संवहन और खनिज लवणों के ऊपरी मुखी में गति में सहायक। जो खनिज लवण नीचे है उसको ऊपर धकेलने में सहायक करता है, और पौधों के ताप नियमन में सहायक। जो पौधों का ताप होता है उसको नियमन में सहायक करता है। अब भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है फ्लोएम। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए विलय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है, जो कि फ्लोएम एक उत्तक द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फ्लोएम एक उत्तक द्वारा होता है। स्थानांतरण पत्तियों के सभी पौधों के शेष भागों में ऊपरी मुखी और अधोमुखी दोनों दिशा में होता है। तो जो स्थानांतरण है ऊपरी मुखी मतलब ऊपर की ओर और अधोमुखी मतलब नीचे की ओर, दोनों दिशाओं में होता है। तो फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा का प्रयोग पूरा होता है। अतः सुक्रोज फ्लोएम में एटीपी ऊर्जा का परासरण बल द्वारा स्थानांतरित होता है। जो सुक्रोज है एटीपी के में परासरण बल द्वारा स्थानांतरित होता है। अब मानव में उत्सर्जन पढ़ लेते हैं। तो वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव उपचयी प्रक्रियाओं को जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन करता है क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। मतलब जो हम लोग हानिकारक वाज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जन। एक कोशिकीय जीव अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर
विस्तारित करती है, सतह के जल से विस्तारित करती है। तो हमारे शरीर में तो इतने अंग है अलग अलग कार्य के लिए, परंतु जो एक कोशिकीय जीव है पौधों शरीर की सतह से जल को विस्तारित कर देती है, विस्तरित कर देती है। यह मानव उत्सर्जन तंत्र और निम्न प्रकार के भाग। तो मानव उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या होता है? एक जोड़ा वीक, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। वीक के मूत्र के बाद मूत्रवाहिनी से होते हुए मूत्राशय में एकत्रित होता है। मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में वाज्य हानिकारक पदार्थों को छानकर बाहर करना है। और वीक के मूत्र का निर्माण की प्रक्रिया। तो वीक किसे कहते हैं? वीक किसे कहते हैं? विकाणु किसे कहते हैं? वीक की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को विकाणु कहलाती है। विकाणु के मुख्य भाग इस प्रकार। विकाणु, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी मैं टिक लगा देता हूं। तो विकाणु में क्या क्या इंपॉर्टेंट भाग है? कोशिका गुच्छ या पतली भित्ति वाला रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। फिर ब्रोमोन संपुट, नालिकार भाग और संग्राहिक वाहिनी। फिर वीक में उत्सर्जन की क्रियाविधि। विकाणु की रचना। जब वीक धमनी शाखा विकाणु में प्रवेश करती है तब जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल व अन्य नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ कोशिका गुच्छे से छानकर वामन संपुट में आ जाते हैं। विकाणु के नीलाकार भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण व जल पुनः अवशोषण होता है। और नालिका स्रावन। नालिका स्रावन में क्या होता है? यूरिया अतिरिक्त जो व लवण जैसे उत्सर्जित पदार्थ विकाणु से निकलकर भाग व अंतिम सिरे में रह जाते हैं, वह मूत्र का निर्माण करते हैं। वहां से मूत्र संग्राहक वाहिनी व मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में अस्थायी रूप से संग्रहित होता है तथा मूत्राशय के बाद द्वारा मूत्र मार्गों से बाहर निकल जाता है। अब देखते हैं कृत्रिम वीक। कृत्रिम वीक कहने का मतलब है जिसका किडनी वीक मतलब होता है किडनी, तो जिसका किडनी खराब है उसमें कृत्रिम वीक का प्रयोग किया जाता है। मतलब उसको एक विधि होता है अपवाहन या कृत्रिम वीक, उसी कहते हैं अपवाहन। एक ऐसी युक्ति, यहां मैंने लिखा अपवाहन एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रोगियों के रुधिर में कृत्रिम वीक के बाद नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किया जाता है। तो जब वह स्वयं से वीक कार्य करना बंद कर जाता है तो कृत्रिम वीक की सहायता से अपवाहन जिसे कहते हैं या इंग्लिश में डायलिसिस, तो उससे अपजयी पदार्थों जो उपचयी पदार्थ है, हाइड्रोजन युक्त पदार्थ है, उसको बाहर निकाला जाता है। तो प्राय 180 लीटर प्रतिदिन, एक श्वास मन 180 लीटर प्रतिदिन निष्पादन वीक में होता है, जिसमें से कितना मूत्र निकलता है? 1.2 लीटर निकलता है। वीक नलिका और पशुअन अवशोषित हो जाता है। पादप में उत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन द्वारा प्रक्रिया द्वारा पादप अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। बहुत से पादप अपशिष्ट पदार्थ कोशिकाओं और रिक्तिका में संचरित रखते हैं। अन्य अपशिष्ट पदार्थ में रंजीन और गोंद के रूप में पुराने जाइलम संचित रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आज हम लोग का चैप्टर होने वाला है खत्म हो चुका है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जय प्रक्रम पूरा समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग वीडियो पर ऐसे ही बने रहें।